Hello everyone. This is Confidence Booster series for physics. No nonsense video. काम की बात करेंगे. पढ़ाई काफ़ी नज़दीक है. काम की बात करेंगे, चुपचाप निकल जाना है. ठीक है. सो व्हाट वी आर प्लानिंग की कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़ के कुछ वीडियोस लाएंगे सब्जेक्ट वाइज. फिज़िक्स अलग से होगा, केमिस्ट्री अलग से होगा, बायो अलग से होगा, हिस्ट्री के अलग से वीडियोस आएंगे. बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं होंगे. जैसे रिवीजन सीरीज़ वाले वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े थे, तो उतने बड़े वीडियो नहीं होंगे, बट काम की बातें उतनी ही होंगी, है ना. सो लेट्स मूव अहेड. टेक दिस एज एन एक्सटेंशन ऑफ द रिवीजन सीरीज. इसको आपको कैसे लेना है? एक्सटेंशन ऑफ रिवीजन सीरीज. पहले आपको रिवीजन सीरीज देखनी है, उसके बाद आपको इन वीडियोस पे आना है, क्योंकि इसको प्लान ही ऐसे किया गया है कि उससे एक स्टेप आगे की बातें होंगी, कुछ रिवीजन की भी बातें होंगी. सो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव इन स्टोर फॉर द डे. कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट को कौन मेजर करता है? कौन सा डिवाइस, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इन सब में से इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है? द करेक्ट आंसर इज एमीटर. एमीटर से इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं. इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर. वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. इससे पोटेंशियल मेजर करते हैं. एक यूनिट, एक और डिवाइस होता है दोस्त, गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर के कनेक्शन पे डिपेंड करता है कि आप इससे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाह रहे हो, या वोल्टेज डिफरेंस मेजर करना चाह रहे हो, या फिर करंट मेजर करना चाह रहे हो. दिस इंस्ट्रूमेंट, गैल्वेनोमीटर, इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट. इट कैन बी यूज्ड एज एन एमीटर ऑल्सो. It can be used as a voltmeter also. Always remember this, galvanometer can be used as both ammeter as well as voltmeter. Let us move ahead. Question तो बन गया है, but I want you to have a look at this thing. एक ओम, एक वोल्ट. मैंने आपको बता रखा है कि एमीटर को हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं. एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज बिकॉज वो करंट रीड करता है किस ब्रांच से कितना करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है, ये आर की वैल्यू है. हमको पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर. ओम्स लॉ इज वैलिड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, सो I इज इक्वल टू V बाई आर. नाउ 1 वोल्ट बाई 1 ओम विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर. बट एक चीज़ देखो मेरे दोस्त, कि एमीटर कनेक्टेड है, एक डिवाइस है. इस डिवाइस का अपना भी कुछ एक रेजिस्टेंस होगा. तो जब भी तुमको सवाल में आए कि आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, या फिर आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ये तुमको सवाल आ सकता है परीक्षा में पूछने के लिए. तो हमेशा याद रखना, या तो ज़ीरो होगा या इन्फिनाइट होगा, और कोई वैल्यू नहीं होगी. 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 1 किलो ओम, इस तरह की वैल्यूज़ नहीं होंगी. सो आइडियल एमीटर एंड आइडियल वोल्ट मीटर, यही दो क्वेश्चंस आएंगे आपके परीक्षा में. आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्ट मीटर, ये दो इंस्ट्रूमेंट आपके परीक्षा में आने की संभावना है. इनके रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ क्या होती हैं, हमको ये पता करना है. नाउ लुक माय डियर फ्रेंड, अगर ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है मतलब बहुते है, तो ये दोनों तो सीरीज़ में है. आर इक्विवेलेंट भी इनफाइनाइट हो जाना है. 1 वोल्ट पोटेंशियल है, यानी करंट इसमें कितना होगा? V इज इक्वल टू आई आर. देयरफॉर I इज इक्वल टू V बाई आर. V कितना भी रख लो, V बाई इन्फिनिटी, तो करंट तो ज़ीरो हो जाना है. इसका मतलब इनफाइनाइट तो नहीं होगा, इसका मतलब ज़ीरो होगा. नाउ लेट अस सी, अगर आइडियल एमीटर है, ज़ीरो रजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, यहाँ से 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा. यही वाला कैलकुलेशन यहाँ भी लग जाना है. कुल मिला के बात क्या हो गई कि आइडियल एमीटर वैसा एमीटर है जो कि एक्चुअल रीडिंग ऑफ द ब्रांच हमको देगा, एक्चुअल करंट की रीडिंग ब्रांच में हमको देगा. उसका खुद का रजिस्टेंस ब्रांच के करंट की रीडिंग को अफेक्ट नहीं करना चाहिए. ऐसा किस केस में हो रहा है? जब एमीटर का रजिस्टेंस जीरो है. सिमिलरली वोल्ट मीटर का रजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा. ये याद रखिएगा. वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में. ये वोल्ट मीटर कनेक्टेड है पैरेलल में, ठीक है. तो इस वोल्ट मीटर की रजिस्टेंस अगर ज़ीरो हो जाती है, मतलब ये शॉर्ट सर्किट है, कोई रजिस्टेंस नहीं है, मतलब ये वाला ब्रांच शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. इतना अगर नहीं भी ध्यान रखते हो तो एमीटर वाला समझ गए हो, उसका जस्ट उल्टा वोल्ट मीटर होगा. ये याद रखना दोस्त.
हमेशा। और इसमें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज with resistance 0, voltmeter is connected in parallel with resistance infinite। इससे ज़्यादा इस पे कुछ बकवास करने की आवश्यकता है नहीं। लेट अस गो अहेड एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग लॉज ऑफ मोशन एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ एक्सीडेंट प्रोटेक्शन इन कार्स ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ एयर बैग्स ड्यू टू ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट इन कार। कह रहा है 3 लॉ ऑफ मोशन होते हैं दोस्त, ठीक है, आंसर खुद देख लेना। 3 लॉ ऑफ मोशन, जीरोथ लॉ ऑफ मोशन मैंने नहीं पढ़ा है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होता है, ये पढ़ लो। जब ये जीरोथ लॉ आ गया है तो ये देख लेते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स विच सेज 3 बॉडी है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्यों आता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होता है, सेकेंड लॉ। जीरोथ लॉ उसके बाद में आया था, लेकिन वो इतना बेसिक था कि उसको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बोलना अच्छा नहीं लगा, तो उसको जीरोथ लॉ बोल दिया गया। 3 यार अगर इसका टेम्परेचर T1 है, ये T2 है, इन दोनों को लाएंगे कांटेक्ट में लाएंगे तो ये T टेम्परेचर पे स्टेबल होगा। फिर इसको इसके साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो ये भी T टेम्परेचर पे होगा। मतलब बॉडी अगर कांटेक्ट में रहेगी तो टेम्परेचर सेम रहना है। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? इनर्शिया को डिफाइन करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस। सो लुक माय डियर फ्रेंड, जो कार एक्सीडेंट्स होते हैं अगर उसमें आप देखोगे तो एक हम सीट बेल्ट पहने होते हैं, दिस इज सीट बेल्ट। तो जो सीट बेल्ट वाली कहानी है दैट फॉलोज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ एनएलएम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि हम कांस्टेंट स्पीड से लेट से चल रहे होते हैं, अचानक से ब्रेक लगा, सो आवर बॉडी इज इन एन इनर्शिया ऑफ मोशन एंड सडनली द ब्रेक गेट्स अप्लाइड। तो हमारा शरीर मोशन में ही रहना चाहता है और हम आगे की तरफ फिकाते हैं, बट द सीट बेल्ट एडजस्ट अस, वो हमको रोक लेता है। वेयर एज जो आप एयर बैग वाली कहानी देखेंगे, एयर बैग में मेरा मुंडी टकराया, अगर एयर बैग फ्लेटेड नहीं रहता या फिर एयर बैग वहाँ पे रहता ही नहीं, मेरा मुंडी धड़ाम से टकराता और खून निकल के हम चल बसते। लेकिन अभी एयर बैग है, फूला हुआ है, इट क्या कर रहा है, ये मेरे मुंडी को स्लोली मेरा मुंडी उसमें टकराता है और नीचे जाता है। तो एक कुशन टाइप का मिलता है, एक तकिया टाइप का समझ लो तुम हमको, जो मिल रहा है वहाँ पे तकिया टाइप का। तो जो तकिया टाइप का मिल रहा है, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। सो दिस डेल्टा टी गेट्स इंक्रीज्ड, तो ये फोर्स जो है दिस गेट्स डिक्रीज्ड। सो हियर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गेट्स अप्लाइड। तो इसलिए जो आंसर है मेरे दोस्त दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एयर बैग की बात कर रहा है। अगर वो कार एक्सीडेंट की बात करता तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों होता। कार सेफ्टी की अगर बात करता है, एक्सीडेंट से बेटर वर्ड रखें, अगर कार सेफ्टी की बात करता तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों होता, क्योंकि फर्स्ट लॉ में सीट बेल्ट वाली कहानी आ जानी थी और सेकंड लॉ में एयर बैग वाली कहानी आ जानी थी। बट उसने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि कौन से लॉ का जो है एयर बैग से रिलेशन है, तो दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहीं से आता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विच डिफाइंस फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, या फिर फोर्स इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी, इसको कह दो। यहीं से फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी तुम डिराइव कर ले। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है इक्वल फोर्स, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 विच आई वांट यू टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन, क्या ये एक्शन और रिएक्शन पेयर सेम ही फोर्स, सेम ही बॉडी पे अप्लाई होते हैं? ट्रू और फॉल्स? एक्शन एंड रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस apply on the same object. True or false? This is what I want you to answer me. इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं तुमसे पूछ लेता हूँ। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 विच आई एम आस्किंग यू, कि जब मैंने एक बंदूक से एक बुलेट निकली तो मेरा बंदूक जो है रिकॉइल करता है, द बंदूक रिकॉइल्स व्हेन बुलेट मूव्स अहेड। दिस इज एक्शन रिएक्शन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है या सेकंड लॉ ऑफ मोशन है? ये 2 क्वेश्चन की उम्मीद हम आपसे करते हैं कि आप हमको ये बता दीजिएगा। इसके बाद हम अगले आंसर पे चलते हैं। क्या कह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग लॉज ऑफ मोशन एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ एक्सीडेंट प्रोटेक्शन इन कार्स due to activation of airbags during an accident in car?
द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऐसा कहता है। ये वही कहानी है दोस्त, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली कहानी है, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L/g. So it depends on length, it depends on acceleration due to gravity, it depends on length और strength, मटीरियल और मटेरियल पर नहीं डिपेंड करता। आंसर हैज़ टू बी डी। लेट मी सी क्या आंसर दे रखा है इन लोगों ने, ठीक है, डी आंसर दे रखा है। अब यहाँ पे तुमको L को अगर तुम हीट करते हो, ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, अगर इसको मेटल से बना देते हैं, लेट्स से मैंने मेटल का ये बना दिया, दिस इज़ ऑफ मेटल, ठीक है। अगर इसको हीट करोगे तो ये बढ़ जाएगा ऐसे, लेंथ विल इंक्रीज, ठीक है। लीनियर एक्सपेंशन इसको बोलते हैं। टेम्परेचर कम करेंगे, लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली जी का जो है, जी इफेक्टिव वाला एक कॉन्सेप्ट है जिसमें मैंने तुमको बता रखा है, जी इज इक्वल टू जी प्लस ए हो जाता है, एक में जी माइनस ए हो जाता है। कब जी प्लस ए होता है, कब जी माइनस ए होता है, मल्टीपल टाइम्स हो चुका है, ये सब बात करना ठीक नहीं है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स सब कहानी कर चुके हैं हम लोग, मीटर से शुरू करते हैं, एक्सेलरेशन पे आते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे आते हैं, फोर्स पे आते हैं, दैट इज़ मास इनटू एक्सेलरेशन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे आते हैं, प्रेशर पे आते हैं, दैट इज़ फोर्स बाय एरिया। उसके बाद इसकी यूनिट और इसका MLT में सब हम लिख चुके हैं, ये सारी बातें हम कर चुके हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। एक और चीज़ होता है स्ट्रेस, विच इज़ ऑल्सो फोर्स अपॉन एरिया। एक चीज़ होता है स्ट्रेन, विच इज़ चेंज इन ओरिजिनल डायमेंशन डिवाइडेड बाय चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, एंड दिस वन इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। दिस इज़ अ स्ट्रेन है यार, स्ट्रेस तो ऊपर लिख चुके हैं ना, स्ट्रेन, दिस इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये भी मीटर होगा, ये भी मीटर होगा। अगर लीनियर डायमेंशन की बात करेंगे, एरिया वाइज डायमेंशन की बात करेंगे, तो ये भी मीटर स्क्वायर होगा, ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा। अगर वॉल्यूम वाइज डायमेंशन की बात करेंगे, ये भी मीटर क्यूब होगा, ये भी मीटर क्यूब होगा, कट जाएगा। तो स्ट्रेन डज नॉट हैव ए यूनिट। हुक्स लॉ क्या कहता है? एक लॉ होता है जिसको कहते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है छोटे से स्ट्रेन के लिए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। ये हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ से एक कांस्टेंट निकल के आता है, इसको अभी छोड़ देते हैं, कभी और इसमें नेक्स्ट CBS में इस पर सवाल लेंगे, बाकी के क्वेश्चंस छूट जाएंगे। ए आंसर दिया मैंने, क्या मारा है, ठीक है, आंसर देख लेना। आंसर से उतना मतलब नहीं रखना, एक्सप्लेनेशन से मतलब रखना दोस्त। 3 रजिस्टर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यार सीरीज़ पैरेलल की कहानी है। रजिस्टेंसेस जब सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं R1 R2, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, R1 + R2। जब भी तुमसे सर्किट में सवाल पूछेगा तो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम सीरीज़ में सवाल देके तुमसे सर्किट सॉल्व करवाएगा, अगर करवाना होगा। पैरेलल में क्या होता है, लेट्स से R1 R2 R3, सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसका ठीक उल्टा हो जाता है यार, कैपेसिटर के भी चर्चा करते हैं, C1 C2। सीरीज़ में जब कैपेसिटर होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे निकालते हैं। जब पैरेलल में कैपेसिटर्स होगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीधा ऐड कर देंगे, ज़रूरत नहीं है। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड, ठीक है। कैपेसिटेंस किस यूनिट में होता है, फैराड में। और रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम, ठीक है। अब कह रहा है 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस को उसने सीरीज़ में पैरेलल में डाल रखा है। तुम्हारे सवाल में ये कह रहा है 3 को उसने पैरेलल में डाल दिया। ले लो R। मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है मुझे। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, यानी 1/R + 1/R + 1/R। R कॉमन ले लो मेरे दोस्त, 1 + 1 + 1 यानी 3/R। बट ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/R। देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/3। और मैंने तुमको हमेशा बता रखा है दोस्त कि अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, लेट्स से ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आना है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विच वी विल गेट आफ्टर द
सॉल्विंग दिस इट विल बी लेस देन 5 ohms। हमेशा याद रखना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब भी पैरेलल में होगा, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, ये सब भी बता चुका हूँ मैं तुमको। कह रहा था इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड। दो तरह के फोर्सेस की हमने चर्चा करी थी, एडेसिव एंड कोहेसिव। कोहेसिव मतलब सिमिलर मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लग रहा है, एडहेसिव मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल पे फोर्स लग रहा है। सिमिलर, जैसे बरसात का पानी जो है वो बूंद बूंद में तुमको गिरता हुआ मिलता है, मिस्ट में नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए वो एक स्फेरिकल शेप ले लेता है। जब तुम ग्लास पे, शीशा पे पानी गिराते हो तो वो फैल जाता है। क्यों फैलता है? क्योंकि शीशा और पानी के बीच कोहेसिव फोर्स होगा या एडहेसिव फोर्स होगा? एडहेसिव फोर्स होगा, क्योंकि वो डिफरेंट सब्सटेंसेस है। यहाँ पे कोहेसिव फोर्स होगा, दिस विल बी मोर। ठीक है, एक चीज़ हमेशा हम लोग पढ़ते हैं विच टॉक्स अबाउट ऑयल एंड वाटर के बीच में कैसा फोर्स होगा। वाटर वाटर, ऑयल ऑयल, दिस विल बी कोहेसिव, दिस विल बी कोहेसिव, दिस विल बी एडहेसिव। ठीक है, ये अलग सेक्शन है। ऑयल ऑयल डिफरेंट, ऑयल वाटर डिफरेंट हैं तो एडहेसिव, वाटर वाटर सेम है तो कोहेसिव, एंड ऑयल ऑयल सेम है तो कोहेसिव। सो द एडहेसिव फोर्स बिटवीन ऑयल एंड वाटर इज लेस देन दिस फोर्स, ऑयल एंड वाटर इज लेस देन वाटर एंड वाटर के बीच का कोहेसिव फोर्स, बट ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स ऑफ ऑयल। मतलब अगर मैं चर्चा करूं छोटा, उसके बाद ऑयल वाटर, उसके बाद वाटर वाटर, इसका मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त कि सबसे ज़्यादा फोर्स किस में है? वाटर वाटर में सबसे ज़्यादा फोर्स है। एकदम आसान है, ओ पहले आता है कि डब्लू, डब्लू बाद में आता है, तो डब्लू सबसे बड़ा होगा। ओ ओ ओ डब्लू डब्लू डब्लू, डब्लू का फोर्स सबसे बड़ा होगा। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कितना मग्गा मारोगे, इससे ही याद कर लो इसको। आंसर देख लेना, आंसर सही है बताए होंगे यार, एक आदमी ही गलती कर देंगे, मोस्टली ठीक बता देंगे। इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट क्लोथ्स इन समर बिकॉज दे रिफ्लेक्ट ऑल द हीट फॉलिंग ऑन देम। इसमें कुछ नहीं बता सकते। उजला सूती कपड़ा, उजला कलर का कपड़ा गर्मी में लोग पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? अब तुम देखो, दे आर सूदिंग टू आई। कोई लॉजिक है सूदिंग टू आई? खाली गर्मी में तुमको आँख को काहे सूदिंग चाहिए जी? दे रेडिएट हीट ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी। नहीं दोस्त, दे एब्जॉर्ब बैक। आंसर विल बी ए। इसी लॉजिक से तुम देखो, छतरी जो है दोस्त, छतरी हमेशा देखना आप, छतरी का आउटर कवर, आउटर कवरिंग ऑफ द छतरी इज मोस्टली ब्लैक एंड इनर कवरिंग ऑफ द इनर लेयर ऑफ द छतरी इज सिल्वर कलर का। रीज़न बीइंग कि ये सारा का सारा ब्लैक कलर जो हीट अब्जॉर्व कर लेता है, और नीचे वाला जो है सिल्वर कलर का जो है वो हीट रेडिएट करता है। इट डज नॉट लेट द हीट टू पास। ये लॉजिक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं? लेट अस सी दिस। ह्यूमिडिटी के लिए हाइड्रोमीटर यूज होता है। दो ही में तुम कंफ्यूज हो सकते हो, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में। क्या लगता है कौन सा यूज़ करते होंगे ह्यूमिडिटी के लिए? ये देख लो, लैक्टोमीटर क्या है? एक रिलेटिव हाँ ठीक है, ह्यूमिडिटी पूछा। एक पानी वानी का डेंसिटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, हमको जहाँ तक लगता है। लैक्टोमीटर जो है दोस्त, उससे तुम क्या निकालोगे? उससे निकालोगे मिल्क का जो है प्योरिटी या फिर डेंसिटी ऑफ मिल्क, उससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं लैक्टोमीटर से। ठीक है, if I am not wrong, what do? We measure the density of milk by this. Then there comes pyrometer.
पायरोमीटर से आप क्या नापेंगे? प्रेशर? नहीं दोस्त, वो बैरोमीटर होता है, इससे नापते हो तुम टेम्परेचर। फिर कहोगे थर्मामीटर से भी हम टेम्परेचर नापते हैं, तो पायरोमीटर से मेरे दोस्त हाई टेम्परेचर नापते हैं। नाउ कम्स हाइड्रोमीटर एंड हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम क्या नापते हैं मेरे दोस्त? इससे हम नापते हैं ह्यूमिडिटी। देयर इज हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से हम नापते हैं रिलेटिव डेंसिटी। जिन बच्चों को याद नहीं होता है उनको हम याद करवा देते हैं। डी से ड्रो, डी से डेंसिटी, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर इज यूज्ड फॉर रिलेटिव डेंसिटी। आपसे पूछ रहा है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी में बी इसका आंसर हो जाना है। क्या दे रखा है इन्हें? बी ही दिया होगा इन्होंने भी आंसर, हाइग्रोमीटर, ठीक है। लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A dentist uses which of the following mirror to examine small cavity? हमको ज़्यादा पता नहीं है, हमको सीधा पता है कि स्मॉल कैविटी है, दांत को उसको देखना है। दांत बहुत छोटा होता है तो दांत को ऐसा शीशा में देखेगा जो उससे उसको बड़ा दिखे। प्लेन मिरर में सेम साइज़ का इमेज बनता है, हटा दो। आंसर कन्वेक्स या कनकेव में होगा, इसको भी काट दो। अब देखो बंधु, याद रखना कन्वेक्स मिरर जो है कभी भी एनलार्ज इमेज फॉर्म नहीं करता है, ऑलवेज डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करेगा कन्वेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करेगा। तो कहोगे कि कन्वेक्स मिरर का फिर हम यूज़ कहाँ करेंगे? सर हमको छोटा इमेज कहाँ देखना है? खुद सोचो, तुमको छोटा इमेज कहाँ देखना होगा कन्वेक्स मिरर से? तुमको कहाँ देखना होगा? कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे तुम कन्वेक्स मिरर को यूज़ करोगे? तो दोस्त कन्वेक्स मिरर का सबसे अच्छा यूज़ जो हमको समझ में आ रहा है दैट इज़ रेयर व्यू मिरर। जो होता है गाड़ी में जो हम लोग देखते हैं तो उसमें छोटा ही तो हमको दिखता है ना, ऑब्जेक्ट इज़ क्लोजर देन इट अपीयर्स कहता है, तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। और बाकी कॉनकेव मिरर विल बी यूज्ड एज शेविंग मिरर, क्योंकि आपको दाढ़ी अपना बड़ा बड़ा देखना है ना। देन जो सवाल पूछा, डेंटिस्ट वेंटिस्ट भी इसी को यूज़ करता है यार। डेंटिस्ट, व्हीकल का हेडलाइट वेडलाइट, ठीक है। अगला एक और सवाल है क्या? बहुत सवाल दे दिया। आंसर बी है ना, हमने क्या मारा है? बी मारा है, ठीक है, बी ही आंसर मारा है। अगला सवाल क्या कह रहा है? ओके, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। कह रहा है टू पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, व्हिच व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इफ द मास ऑफ ईच ऑफ द टू पार्टिकल्स इज डबल्ड कीपिंग द फोर्स बिटवीन देम अनचेंज्ड। कुछ नहीं होता, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 by r square. m1 is the mass of this, m2 is the mass of this, and they are separated by a distance r. सिमिलरली एक फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसमें कहते हैं k q1 q2 by r स्क्वायर। ये इसका चार्ज है q1, इस वाले का चार्ज है q2, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस विल बी दिस मच। जो ये वाला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। वेयर एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। दो सेम चार्जेज होंगे तो रिपेल करेगा, ऑपोजिट चार्जेज होगा तो अट्रैक्ट करेगा। कह रहा है कि अगर मास ऑफ दोनों ऑब्जेक्ट को डबल कर दो, यानी इसको भी 2 टाइम्स कर दो, इसको भी 2 टाइम्स कर दो, डिस्टेंस में कोई चेंज मत लाओ, यानी ये 4 टाइम्स हो जाएगा। आंसर हैज़ टू बी बी, यही होगा। और क्या कर दोगे? ठीक है, यही होना है। सो दिस इज़ F1, लेट चलो आसानी से बता देते हैं यार, m1 m2 बाई आर स्क्वायर, दिस इज़ F1। F2 कह रहा है जी m1 इज़ 2 टाइम्स m1, m2 इज़ 2 टाइम्स m2 बाई आर स्क्वायर, दिस बिकम्स 4 टाइम्स जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, दिस बिकम्स 4 टाइम्स F1। ठीक है, तो आंसर 4 टाइम्स हो जाना है। अब देखो दोस्त, होमवर्क क्या है, क्या क्या हमने तुमसे पूछ रखा है। जो सवाल समझ में नहीं आएगा बता देना, वापस से अगले सेशन में बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कहाँ गया सवाल? क्वेश्चन नंबर 1, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर जो है सेम ऑब्जेक्ट पे लगता है, ट्रू या फॉल्स? 1 लिख के ट्रू फॉल्स लिख देना, 2 लिख के लिखना थर्ड लॉ ऑफ मोशन या सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद और कोई सवाल पूछा है क्या? नहीं पूछा है तो अभी पूछ लेंगे।
ठीक है। कोहेसिव एडहेसिव बता दिए। वाटर वाटर ज़्यादा होगा, डब्ल्यू विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। लैक्टोमीटर बता दिया, हाइड्रोमीटर भी बता दिए, रिलेटिव डेंसिटी, हाइड्रो डॉ से डेंसिटी। चलो अब एक सवाल, क्वेश्चन फॉर द डे। फिजिक्स से पूछें, फिजिक्स से ही पूछें यार। किसी एक वीडियो में मैंने शायद मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया होऊंगा वो चीज़। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ट्रू या फॉल्स? ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 3। क्वेश्चन नंबर 1 का तुम ट्रू फॉल्स आंसर दोगे, 2 का आंसर दोगे सेकेंड लॉ या थर्ड लॉ, एंड थर्ड का आंसर दोगे ट्रू फॉल्स। ये शायद मैंने या तो कहीं गलत बता दिया है, या फिर मैं सही से तुमको कन्वे नहीं कर पाया हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या फिर आसान बचाने के चक्कर में शायद मैंने गलत कन्वे कर दिया है। तो इसलिए शर्म क्या ही शर्माना तुम लोग से यार, जितना आता है उतना आता है। गलती हो भी सकता है अगर गलत कन्वे किया, वैसे किया नहीं होगा, बट अगर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आई विल स्टैंड करेक्टेड, ठीक है। सो ये 3 सवाल का जवाब आपसे चाहिए, दीजिएगा तो अगला लेक्चर लेके आएंगे, नहीं दीजिएगा तो कोई बात नहीं, अपना पढ़िए, हम भी अपना देखते हैं, जीवन में कुछ अच्छा करेंगे। बाय फॉर द डे, स्टडी वेल।